जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। खबर यह है कि आज फिर लगा है अडयाला में दरबार और जीएचक्यू हमला केस की समाअत हुई है, जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा लोगों से मुलाकातें भी हुई हैं इमरान खान साहब की, और इससे मुतालिक कुछ अपडेट्स हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे। आज बैरिस्टर गौहर साहब ने जो इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद गुफ्तगू की है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, और बज़ाहिर उससे ऐसा लग रहा है कि जो मुज़ाकरात का डेडलॉक था उसको ख़त्म कर दिया गया है। कम से कम पीटीआई की तरफ से उसमें पहल कर दी गई है। अब अव्वल तो फिर वही बात है कि इन मुज़ाकरात के हवाले से कोई बहुत ज़्यादा उम्मीद तो नहीं है कि ये कोई बहुत फ्रूटफुल साबित होंगे, लेकिन ये ज़रूर बात है कि कम से कम जो जवाज़ बनाया जा रहा था, या जिसका आप कह सकते हैं उज़र तराशा जा रहा था कि पीटीआई की वजह से मुज़ाकरात सबूताज हुए, तो इमरान खान साहब ने कम से कम एक आखिरी वार्निंग देकर इन मुज़ाकरात को जारी रखने के लिए एक स्टेप आगे फिर बढ़ा दिया है। क्या ऐलानात किए हैं अहम, वो आपको बताते हैं। इसके साथ साथ जी एक अहम खबर है, सलमान अकरम राजा साहब ने एक बहुत ज़बरदस्त ट्वीट किया है, और उनको बड़ा ही गलत अंदाज से जोड़ा जा रहा था उस कैंपेन के साथ जो कि ये जो यूएई के सदर आए हुए थे उनके खिलाफ चलाई गई, जो ख़वातीन पर हमलों के हवाले से, जो ख़वातीन के खिलाफ इस वक्त एक चल रही है, मरियम नवाज साहिबा से काम शुरू हुआ और फिर आगे बात अब आसमा शिराजी साहिबा तक चली गई है। तो ये जो सारी सूरत हाल है, इससे एक लिंक जोड़ा जा रहा था सलमान अकरम राजा का। वैसे लिंक जोड़ने वाले को भी दोनों हाथों से सलाम है, इसके ऊपर मैं बात करती हूँ तफसील से। और फिर उसके बाद जी आपके साथ ये भी शेयर करेंगे जो मिलिट्री ट्रायल्स के ऊपर इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में समाअत हो रही है, वो किस नहज पर है। तो ये सब कुछ है आज के व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो बात का आगाज करते हैं जी यहाँ से। आज अडयाला में जीएचक्यू गेट हमला केस के ऊपर समाअत थी, और आज के रोज जज साहब ने एक तो ये तय किया है कि 13 जनवरी के बाद से रोजाना की बुनियाद पर समाअत होगी इस केस की, जिससे ये लग रहा है कि अब ये भी तय कर लिया गया है कि इस केस को भी जल्दी निपटाया जाए, जैसे हमने पहले मुख्तलिफ केसेस में देखा। बहरहाल इससे एक फ़ायदा तो होता है कि कम से कम डेली सबको एक्सेस मिल जाती है, वकला को कोई ना कोई जाके मिल ही लेता है इमरान खान साहब से। तो कम से कम ये होता है कि अगर हेयरिंग चल रही हो तो कुछ ना कुछ आपकी मुलाकातें जारी रहती हैं। तो 13 जनवरी से जो है ऑनवर्ड्स ये भी डेली बेसिस पे केस चलेगा। दूसरा इसमें जो एक और अहम आज की इसमें डेवलपमेंट है वो ये कि फैसल चौधरी साहब एडवोकेट की तरफ से आज जज साहब के रूबरू ये दरख्वास्त दायर की गई थी कि इमरान खान साहब को उनके जो बच्चों से बातचीत नहीं करवाई जा रही उसके लिए अदालत ऑर्डर जारी करे। इसके साथ साथ जो उनको जेल में सहूलियात मिलनी चाहिए एज साबिक प्राइम मिनिस्टर, वो जो सहूलियात हैं उनसे महरूम है इमरान खान साहब, तो वो सहूलतें भी उनको फ्राहम की जाएं। तो इस मुतालिक इमरान खान साहब के लिए उन्होंने ये अलग से दरख्वास्त दायर की थी। आज जज साहब ने इमरान खान साहब के बच्चों से बात करवाने के लिए फौरी ऑर्डर जारी किए हैं, लेकिन ये ऑर्डर्स शायद उतने अहमियत इसलिए नहीं रखते कि ये ऑर्डर्स पहले भी कई बार जारी हुए, लेकिन इसके बावजूद इन पे अमल दरामद नहीं हुआ। इसी तरह इमरान खान साहब के ज़ाती मालिज तक एक्सेस देने के लिए भी ऑर्डर्स कई बार पहले जारी हुए हैं, लेकिन बड़ी तगो-दौ के बाद एक दो बार ही इमरान खान साहब के ज़ाती मुआलिज ने आके उनका चेकअप किया, और अब की बार भी बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि शायद बहुत जल्दी इस सिलसिले में हमें कोई पेशरफ्त नज़र ना आए। अगरचे अमूमी तौर पर जो जजेस हैं वो इस तरह के मामलात के ऊपर ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस नहीं दिखाते। अगर किसी को कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो या कोई चेकअप चाहता हो तो ये आमतौर पर इजाज़त दे दी जाती है। तो जज साहिबान ने तो अपने हिसाब से उसी तरह रूटीन के एज़ पर रूटीन जवाब दिए हैं हमेशा इस तरह की दरख्वास्तों पर, लेकिन बाद में जो जेल इंतज़ामिया है, आपको पता है कि वो तो जज साहब से ऑर्डर नहीं लेती, वो पता नहीं कहाँ से ऑर्डर लेती है और जहाँ से वो ऑर्डर लेती है वहाँ से उन्हें फिर इजाज़त नहीं मिलती कि बातचीत कराई जाए या मॉलेज को एक्सेस दी जाए। तो फिर वहाँ पर जो जेल इंतज़ामिया है वो हमें फिर जज साहब के ऑर्डर्स ना मानते हुए नज़र आती है। बहरहाल ये दो बातें आज हुई हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ चीज़ें हैं जिसके ऊपर ज़ाहिर है इमरान खान साहब के साथ डिस्कशन हुई है। मुख्तलिफ लोगों से भी इसी बहाने इमरान खान साहब की मुलाकात हो जाती है, लेकिन बैरिस्टर गौहर साहब ने जो आज बात की है इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, बैरिस्टर गौहर जो है वो एक ऐसा चेहरा है पीटीआई का जिनको आप कह सकते हैं कि पीटीआई का एक सॉफ्ट चेहरा है, जिनको हमेशा हर चीज़ बहुत गुडी गुडी नज़र आती है, जो हमेशा आपको बहुत पॉजिटिव नज़र आ रहे होते हैं, जिनको हमेशा बहुत होप रहती है कि चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। तो हमेशा आपको वो सब अच्छा है कि दास्तान ही सुनाते हुए जो है वो नज़र आ रहे होते हैं। तो खैर बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं उन्होंने आके इमरान खान साहब से मंसूब करके ये ऐलान किया है कि एक तो जो हुकूमत का मुतालबा है
کہ جو تحریری مطالبات ہیں دونوں ان کو تحریری شکل میں، بلکہ جتنے بھی ہیں انہیں تحریری شکل میں دیا جائے. تو بیرسٹر گوہر صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے اس کی اجازت دے دی ہے کہ اول تو اس کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ ہم سے تحریری مطالبات مانگ رہے ہیں، لیکن چونکہ یہ اگر اس کے جواز میں، اس کی آڑ میں مذاکرات کو سبوتاژ کرنا چاہتے ہیں تو ہم ان کو یہ جواز نہیں دینا چاہتے. اس لیے اگر لکھ کے بھی آپ دے دیتے ہیں تو دو ہی ہمارے بنیادی مطالبات ہیں، یعنی جو سیاسی قیدی ہیں ان کی رہائی، اور نمبر 2 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات کے اوپر جوڈیشل کمیشن. تو یہ دونوں ہی مطالبات ہیں، ان کو تحریر کر کے حکومت کے حوالے کر دیا جائے. تو عمران خان صاحب نے جو ہے وہ اس کے اوپر اجازت دے دی ہے. دوسرا پی ٹی آئی کا جو یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ موقف تھا کہ جب تک عمران خان صاحب سے ایک انڈیپینڈنٹ ماحول میں بات چیت نہیں ہوگی، مذاکراتی کمیٹی کی ملاقات نہیں ہوگی، تو شاید مذاکرات آگے نہیں بڑھ سکیں گے. تو اگرچہ حکومت کی طرف سے اس کے اوپر کمٹمنٹ کی گئی تھی، لیکن وہ کمٹمنٹ پوری نہیں کی گئی اور عمران خان صاحب سے ایک الگ ماحول میں مذاکرات کے حوالے سے کوئی مشاورت کرنے کے لیے ملاقات نہیں کروائی گئی. 2 دن پی ٹی آئی والے اس کے اوپر انتظار کرتے رہے، لیکن ایسا نہیں ہو سکا، جس کے بعد پی ٹی آئی والوں کی طرف سے آج یہ کہا جا رہا تھا، علی ظفر صاحب کا اسٹیٹمنٹ آن ریکارڈ ہے، سلمان اکرم راجہ صاحب کا ہے، حامد رضا صاحب ہیں، دیگر لوگ ہیں جو یہ کہہ رہے تھے کہ مذاکرات آگے نہیں بڑھ سکیں گے اگر عمران خان صاحب سے مشاورت نہ کرنے دی گئی. لیکن اب ہم نے دیکھا ہے کہ اگرچہ ملاقات تو نہیں کروائی گئی، لیکن اس کے باوجود بھی بیرسٹر گوہر صاحب نے یہ اناؤنسمنٹ کی ہے کہ ہم بغیر ملاقات کے بھی اگلی جو بھی نشست فائنل کی جائے گی، جو تاریخ یا جس وقت بھی بیٹھنے کے لیے دوبارہ اجلاس بلایا جائے گا تو ہم اس میں شرکت کریں گے. تو پی ٹی آئی نے یہ دوسری جو ہرڈل ہے اس کو بھی ریموو کر دیا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر عمران خان صاحب سے ملاقات فی الحال نہیں بھی کرائی گئی تو پھر بھی ہم مذاکراتی کمیٹی میں بیٹھیں گے اور وہاں جا کے ان سے بات چیت مزید کریں گے اور تحریری مطالبات بھی دے دیں گے. تو یہ 2 بنیادی اہم فیصلے ہیں جو آج عمران خان صاحب کی طرف سے کیے گئے ہیں، جن کو بیرسٹر گوہر صاحب نے باہر آ کے اناؤنس کیا ہے. اب اس کی وجہ بڑی صاف ہے. وجہ بڑی صاف اس لیے ہے کیونکہ عمران خان صاحب ایک تو یہ کہ ان کو موقع نہیں دینا چاہتے کہ یہ توپ جو ہے وہ عمران خان صاحب کے کندھوں پر رکھ کے چلائیں کہ جی عمران خان ہی نہیں چاہتا مذاکرات کرنا. تو انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے، اگر آپ ریٹن چاہتے ہیں ہم لکھ کے دے دیتے ہیں. اور دوسرا جو مذاکرات میں ملاقات کی بات تھی، یہ ایک بڑا جینوئن مطالبہ تھا. ان کا کہنا یہ تھا پی ٹی آئی کے لوگوں کا کہ جب ہم بیٹھتے ہیں ایک چھوٹا سا کمرہ ہے جو کہ بالکل بگڈ کمرہ ہے اور کوئی ہم پرائیویسی میں اپنے لیڈر سے مشاورت نہیں کر سکتے، تو ان کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ آپ کسی لان میں، کسی کھلی جگہ پر ہمیں ایک بالکل جس کو کہتے ہیں مناسب ٹائم دیں تاکہ ہم جس میں بات چیت بھی کر سکیں. ہم 15-20 منٹ آدھے گھنٹے کی ملاقات میں اگر 6 لوگ بیٹھے ہوں گے تو کتنی کی مشاورت ہو سکتی ہے. تو یہ ساری ان کی ڈیمانڈ تھی، لیکن اس کے اوپر بھی کان نہیں دھرا گیا. اب اگر آپ اندازہ لگائیں کہ ایسی ایک حکومتی کمیٹی جس کے پاس اتنا بھی اختیار نہیں ہے کہ عمران خان سے ایک ملاقات ہی کروا دیں، تو یہ کہاں سے اختیار ان کے پاس ہوگا کہ یہ جوڈیشل کمیشن بنا دیں، یہ سیاسی قیدیوں کو رہا کر دیں. تو جو ایک ملاقات نہیں کروا سکے وہ آپ کے باقی مطالبات کو کیا پورا کریں گے؟ تو سب سے پہلا سوال تو اس کے اوپر یہی ایک بہت بڑا اٹھ جاتا ہے. باقی یہ ضرور ایک موجود ہے چیز کہ جی ہم ان کو این آر او کا تانا دیتے ہوئے دیکھیں کہ جی دیکھیے یہ ان کے مطالبات ہیں. تو اس میں میرا خیال ہے اگر بریفلی یہ 2 باتیں لکھی جاتی ہیں کہ جی کمیشن ریکوائرمنٹ ہے، تو یہ تو کوئی این آر او نہیں ہے، کیونکہ آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ بغیر کسی انویسٹیگیشن کے بس بات کو ختم کر دیں، مقدمات کو ختم کر دیں، بلکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انویسٹیگیشن کریں. آپ تو خود اس چیز کے اوپر اصرار کر رہے ہیں کہ آپ کریں انویسٹیگیشن. تو انویسٹیگیشن ڈیمانڈ کرنا تو بالکل این آر او نہیں ہے. این آر او کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ بغیر کسی کارروائی کے چاہتے ہیں کہ معاملات کو ختم کر دیا جائے. یہ ہے این آر او. تو جو خود انویسٹیگیشن ڈیمانڈ کریں اس کا مطلب وہ بغیر کارروائی تو نہیں کچھ کرنا چاہتے. تو میرا خیال ہے یہ تو بڑا جائز مطالبہ ہے. باقی جو اسیران قید ہیں، ظاہری سی بات ہے اب جیسے یہ یاسمین راشد صاحبہ ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، اعجاز چودھری صاحب ہیں، بہت سارے اور نام لیے جا سکتے ہیں. یہ تقریباً 1.5 سال سے 70 سال سے اوپر ان کی عمریں ہیں اور 1.5 سال سے یہ لوگ اس وقت جیلوں میں قید ہیں اور شدید ترین سردی، شدید ترین گرمی، ہر طرح کے ماحول میں انہوں نے جیلیں کاٹی ہیں. صحت کے مسائل رہے ہیں انہیں، بار بار ان کو ظاہر ہے کہ طبی امداد کے لیے ہاسپٹلز بھی لے جانا پڑا ہے. اتنے زیادہ شدید قسم کے ٹیمپریچر میں یہ لوگ اگر رہتے رہے ہیں تو ظاہر ہے ان کی ایج کی بھی وجہ سے جلدی آپ افیکٹ ہو جاتے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی ایسا آپ کو تاریخ میں نہیں ملتا کہ ان کی جو ہے ضمانتیں ہی نہ ہوں. کوئی قتل تو نہیں کیے انہوں نے، قتل تو نہیں کیے ہوئے کہ جو آپ ان کو ضمانت نہیں، بلکہ قتل کے بھی
जो ख़ास तौर पर ख़वातीन मुल्ज़िमान होती हैं उनको भी ज़मानत मिल जाती है जब तक कि ट्रायल कंप्लीट ना हो जाए। अगर साबित हो तो आप दोबारा पकड़ लेते हैं, ना साबित हो तो फिर आप जो है वो रिहा कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता कि 2-2 साल केस चलता रहे और जी ज़मानत ही ना हो। ज़मानत तो आपको फिर भी मिल ही जाती है। लेकिन यहाँ पर हमें ये सूरत हाल नज़र आती है कि जी यास्मीन राशिद साहिबा जो कि वाज़ेह तौर पर वीडियो में मना कर रही हैं लोगों को कि आपने अंदर नहीं जाना, आपने जलाओ घेराव नहीं करना, उनको अभी तक भी इवन ज़मानत तक भी नहीं फराहम की जा रही। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बिल्कुल पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, सीधी सीधी नज़र आ रही है। जो जायज़ केस बनता है वो ज़रूर आप करें, जो जायज़ ट्रायल है वो हो रहा हो तो किसी को भी एतराज़ नहीं होता। लेकिन अब जो कुछ हो रहा है वो सबको नज़र आ रहा है कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, और इसीलिए अब सिर्फ यही नहीं कि अंदरूनी मुल्क बल्कि बैरूनी मुल्क से भी लोग इसके ऊपर आवाज़ उठा रहे हैं। तो ये सारी कहानी, अगर ये दोनों चीज़ें आप लिख के दे रहे हैं और इसके ऊपर हुकूमत की तरफ से ये प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की भी जाती है कि जी ये तो NRO मांग रहे हैं, तो मेरे ख्याल है उसमें वज़न नहीं होगा, वो प्रोपेगेंडा इनका पिट ही जाएगा। लेकिन बहरहाल अभी तो देखते हैं कि इसके बाद इनके पास बहाना क्या होगा मुज़ाकरात से फ़रार का, क्योंकि अब तो ये ऑप्शन भी उन्होंने बंद कर दिया। इमरान खान साहब के ऊपर जो डाल के इन्होंने मुज़ाकरात से फ़रार का ऑप्शन था, तो इमरान खान साहब ने वो ऑप्शन इनके लिए बंद कर दिया है कि चलो ठीक है, लिख के भी दे देते हैं और नहीं भी मेरे से मुलाकात करवाई फिर भी जाओ बैठो जाके मुज़ाकरात में। लेकिन साथ ये ज़रूर उन्होंने कहा है कि अगर अब भी इन्होंने कमीशन नहीं बनाए तो फिर हम इनके साथ मुज़ाकरात ऑनवर्ड्स आगे जारी नहीं रखेंगे। और जब PTI ये बात कहती है तो आप ये बात जहन में रखिए कि फिर उसके बाद उनका प्लान ये नहीं है कि चलो जी अब सब अपने अपने घरों में हाथ झाड़ के बैठ जाएं, बल्कि वो ये समझते हैं कि मुज़ाकरात को बार बार मौका दिया जा रहा है इसलिए कि बातचीत के ज़रिए मसला हल हो जाए। और कल को जब अगर ये लोग मुज़ाकरात के ज़रिए मसला हल ना करें तो फिर ये कोई एहतजाजी तहरीक को दोबारा से सड़कों पर लेकर आएँ, तो फिर इनके पास ये जवाज़ ना हो कि जी ये हर वक्त इंतशार चाहते हैं। फिर PTI उन्हें कहने वाली बनेगी कि जनाब देखिए हम तो बातचीत के लिए टेबल पर थे, आपने तब हमारे मुतालबात नहीं माने, तो फिर अब हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम फिर सिविल नाफरमानी की तरफ जाएं, हम फिर सड़कों पर एहतजाज करें। तो फिर आप हुकूमत वाले ये उन्हें कैसे कहेंगे कि जी ये तो सिर्फ फितनागरी करना चाहते हैं या ये सिर्फ पुरअमन तरीके से चलना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो तो कहेंगे फिर कि हम तो पहले बैठे हुए थे, फिर आप उस वक्त बात सुनते हैं हमारी। तो ये सारी जो है इस वक्त प्लानिंग दोनों तरफ से नज़र आ रही है और इसमें अब देखते हैं कि हुकूमत क्या रिस्पॉन्स करती है। लेकिन ये इमरान खान साहब की तरफ से आज अहम जो फैसले हैं वो कर दिए गए हैं। अब आ जाते हैं जी, जो मैंने आपको जिक्र किया कि एक कैंपेन जो चलाई जा रही थी, बेसिकली बात शुरू हुई थी मरियम नवाज के हैंडशेक से जो उन्होंने UAE के सदर से किया। अब वो इस हद तक तो चलिए तनकीद कोई कर रहा था कि भाई आप माजी में ये कहती रही हैं और अब आप ये कह रही हैं, या यूं आप उनसे हाथ मिला रही हैं, माजी में तो आप पेश नहीं हो रही थी JIT के सामने। तो इस हद तक तो तनकीद सब कर रहे थे, तो चलिए वो एक बनती भी है, तनकीद कर भी लिया आपने। लेकिन उसके बाद कुछ अकाउंट से फिर वही वाहियात तरीके से एक कैंपेन शुरू हो जाती है जिसमें आप फिर बहुत ज़्यादा बिलो द बेल्ट और बहुत लिमिट क्रॉस करके बात कर रहे होते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि उधर से नहीं होती, उधर से इससे ज़्यादा होती है, लेकिन अगर दोनों तरफ से एक जैसी ही बात करनी है तो फिर फ़र्क तो कोई ना रहा। तो जाहिर है आपको कहीं ना कहीं एक फ़र्क तो रखना चाहिए। अगर आप एक चीज़ को गलत कह रहे हैं कि जी बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ इस तरह की कैंपेन होती है या गलत बातें की जाती हैं, तो फिर आप भी अगर उसी लेवल पर जाके कैंपेन करेंगे तो फिर आप में और उनमें फ़र्क तो नहीं है। लेकिन यहाँ पर फिर वही हमने देखा कि फिर बियॉन्ड द लिमिट्स आप जाके जब हरकतें करते हैं, अजीबो गरीब से AI इमेजेस बनाए गए, जो कुछ भी उससे मुतालिक लिखा गया, तो वो सारी एक कैंपेन चली। अब जाहिर है जब आप बात उन पे कर रहे होंगे तो जाहिर है जो साथ में गेस्ट हैं वो भी उसकी लपेट में आएगा, तो उनके ऊपर भी तनकीद बनेगी। तो इमरान खान साहब ने आज एक वाज़ेह ऐलान किया। उन्होंने एक तो पहले ये कहा कि जो भी शहदा का मजाक उड़ाए, दूसरा जो भी जो खलीज के हमारे दोस्त ममालिक हैं उनके हवाले से कोई भी नेगेटिव बात करे, नेगेटिव कैंपेन चलाए, और जो बुशरा बीबी साहिबा के ऊपर भी नेगेटिव बात करे, तो चाहे वो पार्टी के अंदर है, चाहे वो ऑफिशियल अकाउंट है, चाहे वो अनऑफिशियल अकाउंट है, कोई भी है, तो जो भी इन तीन चीज़ों को लिमिट क्रॉस करके तनकीद का निशाना बना रहा है उससे फिर हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। तो उनसे इमरान खान साहब ने लाने ला ताल्लुकी कर दिया। ये आज एक अहम डेवलपमेंट है। अब ये जो मुख्तलिफ अकाउंट्स थे, बाज़ ये अपने तौर पर ज़रूरी नहीं कि किसी के कहने पे ही कर रहे होते हैं, बाज़ लोग खुद ही अपने तौर पर ही इस किस्म की घटिया हरकतें कर रहे होते हैं। अब वो बात जो है पहुँचते पहुँचते यहाँ तक पहुँची कि एक लेटर कल फेक सा सर्कुलेट करने लग गया कि जी UAE एम्बेसी की तरफ से पाकिस्तानी हुकूमत को लिखा गया है कि जी जोकर नाम के या किसी और कुछ ऐसे ऑफिशियल अकाउंट्स जिनकी तरफ से अनऑफिशियल अकाउंट्स जिनकी तरफ से
इस तरह की कैंपेन की गई है, इस के ऊपर जो है वो कार्रवाई की जाए। और ये भी उसमें लिखा हुआ था कि जी ये जो अकाउंट्स हैं ये सलमान अकरम राजा साहब से लिंक्ड हैं। अब मेरा ख्याल है अगर अदरवाइज इसमें कुछ नाम ना दिया होता ना तो फिर तो समझ में आती कि शायद कोई लेटर ये वाकई सच हो। लेकिन जब मैंने ये देखा कि उसमें सलमान अकरम राजा साहब को पॉइंट आउट करके लिखा गया तो फिर मैं समझ गई कि ये लेटर लाजमी फेक ही होगा। उसकी वजह ये है कि आप पीटीआई में और कुछ नाम ऐसे हो सकते हैं जिनसे ये अज्यूम कर लें कि जी वो कुछ गलत बात कर सकते हैं, लेकिन सलमान अकरम राजा जैसे सुलझे हुए शख्स से और डिसेंट पढ़े लिखे आदमी से आप ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि वो कोई घटिया कैंपेन इस तरह की चलाएं या चलाने वालों को सपोर्ट करें। तो बहरहाल जब ये आया उसी वक्त आइडिया हो गया था कि ये अब पीएमएलएन की तरफ से कोई ऐसी ही बोंगी मारी है इन्होंने कि इस तरह का लेटर जारी किया है। आज उसके बारे में खबर यही आई है कि वो लेटर दुरुस्त नहीं था, वो फेक न्यूज़ थी। दूसरी बात ये कि सलमान अकरम राजा साहब ने एक अच्छा जेस्चर देते हुए आज ना सिर्फ ये कि खुद ट्वीट करके इस तरह की चीज़ों की मजम्मत की कि ख़वातीन पर रकीक हमले नहीं होने चाहिए, बल्कि इसके साथ साथ एक और जो बीच में कैंपेन चल पड़ी थी वो चल रही थी जब आसमा शिराजी साहिबा की एक ट्वीट के हवाले से, बल्कि एक उनके वीलॉग के ऊपर गलत कैप्शन जो पता नहीं किसी और ने ही लिखा हुआ था, उनकी तरफ से नहीं था, शहबाज गिल साहब ने उसको हिट करते हुए आसमा शिराजी साहिबा के ऊपर खासी तनकीद की, बल्कि तनकीद से ज़्यादा ही बात बढ़ गई थी। उस पर आसमा शिराजी साहिबा ने भी भरपूर किस्म का जवाब दिया और उसके बाद फिर एक सिलसिला शुरू हो गया और फिर शहबाज गिल साहब ने मज़ीद और ज़्यादा जवाब दिया और बहुत ज़्यादा उन्होंने जिसको आप कह सकते हैं सख्त तरीके से ज़ुबान इस्तेमाल की आसमा शिराजी साहिबा के ख़िलाफ़, और आसमा शिराजी साहिबा ने भी उनको ठीक ठाक भरपूर जवाब दिया अपने व्लॉग में भी। फिर आसमा शिराजी की हिमायत में तलत हुसैन साहब भी कूद पड़े, उन्होंने भी उसके ऊपर शहबाज गिल को रगड़ा लगाना शुरू कर दिया। इधर शहबाज गिल की हिमायत में भी कई अकाउंट्स हैं वो भी कूद पड़े, उन्होंने आसमा शिराजी को रगड़ा लगाना शुरू कर दिया। वो करते 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 बात अब वो इतनी फैल गई कि बहुत ही गलाजत हमें जो है वो नज़र आ रही है हर तरफ से। तो जिसके बाद सलमान अकरम राजा साहब ने भी आसमा शिराजी साहिबा के हवाले से इस बात को कंडेम भी किया कि बहरहाल वो एक मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू का इजहार कर सकती हैं, लेकिन उनकी भी किरदार कुशी नहीं होनी चाहिए, और उन्होंने इस चीज़ को कंडेम किया। अब ये वो एक चीज़ है जो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ कि आप अंदाज़ा लगाइए कि आपको पीटीआई में फिर भी कुछ ऐसे नाम मिल जाएंगे जो इस तरह की चीज़ों में ना सिर्फ है कि खुद मुलविस नहीं होंगे, बल्कि वो इस तरह की चीज़ों को सपोर्ट भी नहीं करेंगे, बल्कि वो इस तरह की चीज़ों की मजम्मत करेंगे। लेकिन पीएमएलएन में आप मुझे कोई एक लीडर ऐसा दिखा दें, बता दें, कोई इसका ट्वीट दिखा दें जिसने बुशरा बीबी साहिबा के खिलाफ जो मुनज़्ज़म किस्म की कैंपेन चलाई जाती है उसको कभी कंडेम किया हो, कभी उनके खिलाफ घटिया जुमलेबाजी के ऊपर कोई मजम्मत की हो, कोई एतराज़ किया हो। मैं आप यकीन करें जब मैं ये व्लॉग करना चाह रही थी मैं काफ़ी कोशिश कर रही थी कि जो उनके डिसेंट लोग हैं पीएमएलएन के, उनमें से शायद किसी ने इस हवाले से ये बातें की हों कि जी हमारे अकाउंट से या हमारे लीडर्स की तरफ से जो इस तरह की घटिया बातें की जाती हैं बुशरा बीबी साहिबा के लिए, ख़ास तौर पर उनकी किरदार कुशी के बारे से। चलिए करप्शन के ऊपर आप इल्ज़ामात लगाते हैं, ठीक है, दोनों तरफ लग रहे होते हैं, लेकिन किरदार के हवाले से घटिया बातें और इस तरह की बातें तो शायद किसी ने कोई कंडेम किया हो। मुझे कोई ऐसा ट्वीट नहीं मिला, अगर आपको मिले तो ज़रूर मुझे टैग कीजिएगा। तो ये एक बुनियादी डिफरेंस है कि पीटीआई में फिर भी आपको ऐसी आवाज़ें मिलती हैं कि सलमान अकरम राजा साहब इस सिलसिले में खड़े हुए हैं इस बात के ऊपर कि ना तो मरियम नवाज़ के ऊपर, ना आसमा शिराजी के ऊपर, ना किसी और खातून के ऊपर कोई रकीक हमला होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। लेकिन ये अलग बात है कि साथ में उन्होंने ये मेंशन ज़रूर किया कि जो खातून सहाफ़ी हैं उनको भी चाहिए कि जब आप खुद को सहाफ़ी कहते हैं, जब आप कहते हैं कि आप पे तनकीद ना हो, तो आप भी तो ये देखिए कि आप कहाँ तारीख़ के सिमत में खड़े हैं। क्या जो कुछ लाकानूनियत बरपा है उसके ऊपर आप लोगों ने कोई बात की है, आपने उसको कंडेम किया है, आप किस तरफ खड़े रहे हैं? यहाँ पे लोग मर गए हैं, यहाँ पे लोग अगवा हुए हैं, यहाँ पर लोगों के ऊपर बेतहाशा मुकदमात हुए हैं, तो आप लोगों ने कितनी आवाज़ उठाई है? तो ये भी तो सवाल होगा। लेकिन ये तो एक ज़ाहिर है प्रोफेशनल क्वेश्चंस हैं, ये तो किसी से भी किए जा सकते हैं। लेकिन अगेन वही बात है कि जो रकीक हमले हैं या जुमलेबाजी है, घटिया गुफ्तगू है, ये नहीं होनी चाहिए किसी तरफ से भी। लेकिन पीटीआई में आपको फिर भी ये नज़र आ जाएगा कोई बात कहता हुआ, नून में अल्हम्दुलिल्लाह आपको कोई नज़र नहीं आएगा जो कहेगा जी बुशरा बीबी साहिबा के खिलाफ ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं होने चाहिए। और वो कहें भी कैसे जब नवाज शरीफ साहब तो खुद आके पीटीआई की खवातीन के बारे में इस तरह बात करते हैं कि जी इनके जलसों में नाच गाना होता है, इनकी खवातीन क्या कर रही होती हैं, तो वो तो खुद आके इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह मरियम नवाज साहिबा जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करती रही हैं बुशरा बीबी साहिबा के लिए,
اور پھر ان کی پیچھے جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے پوری کی پوری جو کچھ وہ کرتی رہی ہے. پھر ان کے لیگی صحافی جو ہے اللہ معاف کرے وہ تو کبھی آپ سن ہی نہیں سکتے بیٹھ کے ولاگز ان کے فیملی کے ساتھ, وہ اس قسم کی زبان بشرا بی بی صاحبہ کے خلاف استعمال کرتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں ٹاپ لیڈرشپ ہی اس چیز کو خود کرنے میں ملوث رہی ہو تو وہاں پر آپ ان سے کیا ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ کسی مخالف کے بارے میں اتنا ظرف دکھائیں کہ اس کے خلاف کسی ایسی رقیق کمپین کے اوپر کوئی مذمت کر دیں یا اس میں اپنے لوگوں کو منع کر دیں. تو وہ تو الٹا اس چیز پہ خوش ہوتے ہیں, بلکہ پیسے دے کر ایسا لگتا ہے کہ باقاعدہ لوگ ہائر کیے گئے ہیں گھٹیا کیمپینز چلوانے کے لیے. میرے اپنے خلاف انہوں نے بہت گالم گلوچ کی ہے اور مجھے خود یہ ان کے اندر کی سورسز نے بتایا کہ جی آپ کے خلاف باقاعدہ ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ یہ اس طرح کا. تو یہ ساری چیزیں, تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جی بہرحال جو مرضی کریں کسی کو فرق نہیں پڑتا, سچ سچ ہوتا ہے اور جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فی الحال جو اس وقت ماحول ہے وہ کافی ہو گیا ہے تیز قسم کا, اور یہاں پر جو سوشل میڈیا پر لڑائیاں وہ کافی زیادہ ہو رہی ہیں. اور شہباز گل صاحب نے تو بہت سارے صحافیوں کو بلا وجہ اپنا میرا خیال ہے کہ دشمن بنایا ہوا ہے. کبھی وہ منصور علی خان صاحب کے ساتھ پنگے لے رہے ہوتے ہیں, کبھی نصرت جاوید صاحب کو وہ چھیڑ دیتے ہیں, کبھی عدنان حیدر جو ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں ان کے ساتھ ان کی لفاظی بمباری شروع ہو جاتی ہے, کبھی آسمہ شیرازی کے اوپر وہ باقاعدہ ایک کیمپین کی طرح بار بار ٹویٹس کریں. تو یہ میرا خیال ایک مناسب عمل نہیں ہے. آپ اختلاف کر سکتے ہیں لوگوں سے, لیکن اتنی بڑی تعداد میں صحافی جو بھلے آپ کے مخالف ہوں, بھلے آپ کے ناقدین ہوں, لیکن آپ ان کے ساتھ پرسنل لیول پر جا کر نہیں اس طرح مقابلے کرتے. میرے خیال سے یہ پولیٹیکل لیڈرز کے لیے سوٹ ہی نہیں کرتا کہ وہ اس لیول پہ جا کے باقاعدہ مقابلے بازیاں کر رہے ہوں. تو بہرحال یہ اب ان کی اپنی چوائس ہے, ان کو لگتا ہے کہ اگر اس طرح کرنا فروٹفل ہے یا اس سے کوئی فائدہ ہوتا ہے تو وہ اب کیا کہہ سکتے ہیں. لیکن میرے خیال سے یہ ایک مناسب عمل نہیں ہے, اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ پھر آپ کی پوری پارٹی کے لیے بھی آپ کا یہی پرسیپشن بناتی ہیں کہ جی پی ٹی آئی جو ہے وہ اس طرح کرتی ہے اور پھر ان کے خلاف اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. تو پھر یہ ایک باقاعدہ پرسیپشن جو ہے وہ بلڈ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. ویسے مجھے ملٹری ٹرائلز کے اوپر بھی کچھ بات کرنی تھی, لیکن اب بات کافی لمبی ہو جائے گی, تو اگلے ولاگ میں اس کی تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.